डेली की अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर विनय और केशव ने एक वीकेंड पे एक छोटी सी ट्रिप पर चलने का प्लान बनाया। केशव और विनय कॉलेज टाइम से दोस्त थे, पर जिंदगी की आपाधापी कुछ ऐसी थी कि एक ही शहर में होके भी उन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए दोनों ही काफी टाइम से कुछ एडवेंचरस करने का सोच रहे थे। तो दोनों ने अपने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और एक लॉन्ग वीकेंड को एक एडवेंचरस ट्रिप में बदलने के लिए निकल पड़े। पर यह कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं थी, वो दोनों कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो दोनों ने सोचा कि बिना प्लान किए एक अनजान रास्ते पर निकल जाना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस ट्रिप पर जो कुछ हुआ वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। विनय भैया, इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो। कॉलेज के बाद इतने दिनों से प्लान करते करते फाइनली ये ट्रिप अब जाकर पॉसिबल हो पाई है, वो भी मेरी वजह से। वरना मुझे तो नहीं लगता है कि आप कभी फ्री होने वाले थे। हाँ यार केशव, बात तो तू सही कह रहा है। फाइनली हम लोगों ने प्लान कर ही लिया, लेकिन मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। ऐसा लग रहा है कहीं हमने ये एडवेंचर के नाम पर कोई बेवकूफ़ी तो नहीं करी। इतनी रात को ऐसे रैंडम रास्तों पे जाने का प्लान, आई डोंट नो। क्या विनय भैया, इसमें बेवकूफी वाली क्या बात है? यही तो असली एडवेंचर है। आप और मैं पिछले 8 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, वो भी अपनी पॉल्यूटेड दिल्ली से इतनी दूर, और रात के 2 बजे राजस्थान के किसी वीराने में। अब इससे ज्यादा फन क्या होगा? आप एक काम करो, ये लो बियर मारो और चिल करो। देखो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब बस कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ये चिप्स और चॉकलेट्स खा खा के मुंह भर गया है मेरा। हाँ यार, भूख तो बहुत लगी है। आई जस्ट होप यहाँ खाने को कुछ मिल जाए, वो भी राजस्थानी लोकल फूड। बड़ा टेस्टी होता है भाई, कसम से। Looks like you have started to vibe on this trip. क्यों, आ रहा है ना मजा? What the fuck? भैया, आप ठीक हो? पता नहीं यार, क्या हुआ अचानक से? यार ठीक से गाड़ी चलाया कर, बहुत बातें करता है तू। उतर के देखना पड़ेगा। ओह शिट यार, बातों बातों में ये गड्ढा दिखा ही नहीं। आगे वाला टायर पूरी तरह से गड्ढे में धंस गया है। विनय भैया, कैन यू हेल्प मी प्लीज? लेट्स ट्राई टू टेक इट ऑफ नाउ। आप थोड़ा सा आगे वाला टायर उठा लीजिए, मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई एम सॉरी, पता नहीं यार ये कैसे हो गया। अरे ये सब छोड़, जा गाड़ी स्टार्ट कर, मैं इसे उठाता हूँ। भाई लगता है सिर्फ टायर ने नहीं, गाड़ी ने भी जवाब दे दिया है। रुक, मैं देखता हूँ अगर इस सुनसान जंगल में कोई हेल्प मिल जाए तो। अरे क्यों मजाक कर रहे हो भैया? इतनी रात को जंगल में कौन मिलेगा हेल्प करने के लिए? हाँ, अगर कोई लंबा सा डंडा मिल जाए तो ले आना, उससे गाड़ी इजीली निकल जाएगी। मैं तब तक देखता हूँ इस गाड़ी को क्या हुआ है। ये इतने सारे कबूतरों की आवाज कहाँ से आ रही है? वो भी इतनी रात को। इस तरफ से आ रही है। ओह माय गॉड, ये कौन सी जगह है? काफी पुरानी हवेली लगती है, लेकिन इतने सारे कबूतर। ये कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे ये मेरे पास क्यों आ रहे? हटाओ, भागो, हुश हुश हुश, हुश हुश हुश, बचाओ केशव, ये मुझे मार देंगे, बचाओ बचाओ केशव। हाँ, ये तो विनय भैया की आवाज है। क्या हो गया इनको? भैया
भैया आप कहाँ पर हैं? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? भैया भैया भैया, क्या हुआ भैया? आप चिल्ला क्यों रहे थे? सब ठीक तो है ना? इतने सारे कबूतर मेरी चारों तरफ, और मुझे चारों तरफ से पकड़कर मुझे मार रहे थे। मार रहे थे? कौन से कबूतर? यहाँ तो कोई कबूतर नहीं है। और आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे आपको कोई जान से मारने आया था? अभी यहीं पे थे बहुत सारे कबूतर, सारे उड़ गए अचानक से। हाँ, अचानक। बड़ी अजीब बात है, तकरीबन 100 कबूतर थे, बड़ी अजीब से। हाँ, बहुत अजीब। हो सकता है। वैसे एक साथ 100 कबूतर मैं देख लेता तो शायद मैं भी डर जाता। खैर, आप इतना मत सोचिए। वैसे सच कहूं तो आपने इस ट्रिप को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। कितनी खूबसूरत हवेली है, देख के लग रहा है लगभग 100 साल पुरानी तो होगी। वो तो है, मगर काफी भूतिया फील दे रही है यार ये। हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलना चाहिए? इतनी रात को कहाँ जाना है आपको? आपको ही तो इंटरेस्ट था ना पुरानी आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स में। तो लो, आज तो मौका भी है, एंजॉय कीजिए। सुबह होने तक यहीं रुकते हैं। हवेली में रोशनी का नामो निशान नहीं है, और ऊपर से ये सारे कबूतर। देखो भैया, इतनी खूबसूरत हवेली में एक रात गुजारने का मौका मिल रहा है। अंधेरे में यहाँ एक रात स्पेंड करने में मजा आएगा। बात मानो मेरी। और वैसे भी हमारी गाड़ी खराब हो गई है। अब इतनी रात को तो कोई मैकेनिक नहीं मिलने वाला हमें। आप अंदर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। यहाँ पे भी कबूतर, काफी अजीब जगह है। मैंने कभी रात के वक्त इतने कबूतर नहीं देखे, और ये जगह कुछ अजीब सी ही है। अरे क्या हुआ भैया, अभी तक बाहर खड़े हो? कहीं आपको इस हवेली के अंदर जाने से डर तो नहीं लग रहा? डरिए मत, मेरे साथ चलिए, कुछ नहीं होगा आपको। मानना पड़ेगा भैया, आप भी एकदम से फट्टू निकले। बहुत हंसी आ रही है तुझे। जब वो कबूतर तुझे नजर आएंगे ना, तब समझ आएगा, समझा? नहीं, मुझे नहीं देखना कबूतर सबूतर। आप ये हवेली देखो, कितनी शानदार है। ऐसा लग रहा है यहाँ पिछले 100 साल से कोई नहीं रह रहा है। पुराने चेयर टेबल और ये दीवारें, वाओ। भैया कहाँ खोए हुए हैं आप? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार केशव, बस इस घर के बारे में सोच रहा हूँ। सो जाओ यार, एक बार नींद लग जाएगी तो ये सब नहीं आएगा दिमाग में। वैसे भी पता नहीं क्या हो गया इन्हें, ट्रिप का सारा मजा खराब कर रहे हैं। इससे बेटर तो मैं अकेले ही आ जाता। भैया मैं सो रहा हूं, आप भी सो जाना टाइम पे। हाँ? अरे यार, ये ठीक से सोने भी नहीं दे रहे विनय भैया। लेकिन ये अजीब सी आवाज कैसे आ रही है? और ये कबूतरों की आवाज। विनय भैया सही कह रहे थे। इतनी रात को कौन चल रहा है? कहीं ये विनय भैया तो नहीं है? लेकिन वो तो मुझसे भी ज्यादा डरते हैं। मुझे कंबल हटा के देख लेना चाहिए। अरे इन्हें क्या हुआ? ये अजीब तरीके से क्यों चल रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। भैया कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अरे यार, ये मेरी ट्रिप खराब करके ही मानेंगे। अरे रुको भैया, रुको। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो यार? ऊपर मत जाओ, वहां कितना अंधेरा है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो विनय भैया?
अंदर अंदर मत जाइए, वहाँ वहाँ बहुत अंधेरा है भैया। भैया क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे डर लग रहा है। देखिए आप अगर मजाक कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए। ये सब सच में बहुत अजीब लग रहा है। भैया ये क्या हुआ आपको? इतनी रात को अंधेरे में ऊपर कौन आता है? आप अंधेरे में क्यों हो? इधर आओ, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ? ओह माय गॉड भैया, ये आपको क्या हुआ? इतना सारा खून, ये कुल्हाड़ी कहाँ से मिली आपको? भैया चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं ना। आप इतना पास क्यों आ रहे हैं मेरे? भैया ये कुल्हाड़ी लग जाएगी। ओह गॉड, आपके सर से इतना सारा खून बह रहा है भैया। रुको यार। भैया अरे भैया ये देख, नहीं भैया, बचाओ बचाओ। पता नहीं विनय भैया को क्या हुआ है। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो वो मुझे मार ही डालते। लेकिन उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया? उनके सर से इतना सारा खून कहां से आया? गॉड, कहीं उस हवेली में सच में कुछ ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? पता नहीं मेरे भैया को क्या हुआ है। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो सच में मुझे मार ही डालते। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर हमला क्यों किया? और उनके सर पे इतना सारा खून कहां से आया? कहीं उस घर में सच में कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? न जाने उस रात क्या हुआ कि विनय ने केशव पर जानलेवा हमला कर दिया। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि दो जिगरी दोस्त केशव और विनय अपनी वीकेंड ट्रिप पर एक पुरानी हवेली में रुके और कुछ ऐसा हुआ कि केशव को अपने दोस्त विनय से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आधी रात में घने जंगल से केशव किसी तरह अपनी जान बचाकर उस हवेली से काफी दूर भाग गया। लेकिन घबराकर भागते हुए केशव बेहोश होकर रात भर जंगल में पड़ा रहा, जिसके बाद पेट्रोलिंग पर घूम रहे राजस्थान पुलिस के 2 कांस्टेबल्स ने केशव को पास के थाने तक पहुंचाया। पर वहां केशव के लिए और मुश्किल खड़ी हो गई। ओए उठ, अबे उठ, सुबह सुबह दारू पी रखी है क्या? खड़े हो। इतनी सुबह सुबह जंगल में क्या कर रहा है बे? विनय भैया, हाँ? आप कौन है? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आया? ये लो पानी पियो। मेरा नाम अखिलेंद्र प्रताप सिंह है। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ राजस्थान पुलिस में। हमारे कुछ कांस्टेबल्स पेट्रोलिंग करने निकले थे। उन्होंने जंगल के बीचों बीच तुम्हें बेहोश हालत में देखा तो यहां ले आए। तब मुझे यह बताओ कि तुम हो कौन और जंगल में क्या कर रहे थे? सर मेरा नाम केशव कुमार है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ ट्रिप पर जा रहा था तो
रात को हम दोनों जंगल में फंस गए। मतलब हमारी गाड़ी खराब हो गई। फिर हम दोनों को पास में एक हवेली दिखी तो हम दोनों वहां रुक गए। वहां हमारे साथ बहुत कुछ अजीब हुआ सर। मैं नहीं जानता कैसे बताऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें ठीक से सब कुछ बताना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वैसे तुम हवेली के बारे में कुछ तो बता रहे थे। सर वो हवेली जंगल के बीचों बीच है, काफी पुरानी, जैसे वहां कोई सालों से नहीं गया हो। वहां मेरे दोस्त को बहुत अजीब अजीब चीजें महसूस हुई थी। उसने वहां तकरीबन 100 या 150 कबूतर देखे, लेकिन जब तक मैंने देखा वहां एक भी कबूतर नहीं था। उस जंगल में सिर्फ एक ही हवेली है, और जितना मैं जानता हूं उस हवेली में सालों से कोई नहीं गया। लेकिन आज तक मैंने उस हवेली के बाहर एक भी कबूतर नहीं देखा है। और ये बताओ कि तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? सर विनय भैया वही हैं। उनको बहुत ज्यादा चोट लगी है सर। उनके सर से बहुत सारा खून निकल रहा था। खून निकल रहा था? तो फिर तुम उसे अकेले छोड़ के कैसे आ गए? सर वो विनय भैया के सर पर चोट लगी तो वो मेरी तरफ दौड़ने लगे और मेरे ऊपर हमला करने लगे, और मैं घबराकर वहां से भाग गया सर। ये क्या बकवास कर रहे हो? सच सच बताओ, क्या हुआ था वहां? सर मेरी बात का यकीन करिए, मैं बकवास नहीं कर रहा। ये सच है। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। मुझे वो हवेली देखनी है। चलो मेरे साथ। सर लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं फिर से वहां फंसना नहीं चाहता। केशव, तुम मेरे साथ जा रहे हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो। केशव, तुमने बताया कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, राइट? तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों एक दूसरे को कब से और कैसे जानते हो? जी विनय भैया मेरे कॉलेज सीनियर थे। हम दोनों कॉलेज के फाइनल ईयर तक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और हमें एक दूसरे को जानते हुए 3-4 साल हो गए। और तुम दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई या दुश्मनी? कोई तो रीजन होगा कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला किया है। नहीं सर, नहीं। विनय भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, और मुझे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। अगर कोई रीजन हो सकता है तो वो है सिर्फ वो भूतिया हवेली। भूतिया हवेली? हाँ? तुम्हें भी वो हवेली भूतिया लगती है? सर मुझे भी का क्या मतलब हुआ? और किसको लगती है ये? हाँ, आसपास के गांव वालों को भी ऐसा ही महसूस हुआ है, लेकिन मैं इसमें यकीन नहीं रखता। ये सब अंधविश्वास है। सर मुझे डर लग रहा है सर। पता नहीं विनय भैया वहाँ कैसे होंगे। थोड़ा जल्दी चलिए सर प्लीज। तुम इसी हवेली की बात कर रहे थे ना? यहाँ तो कोई कबूतर नहीं है। सर यही हवेली है वो। मुझे काफी डर लग रहा है सर। और कबूतर सिर्फ विनय भैया को दिखे थे। जब तक मैं यहाँ आया था तब तक यहाँ कोई कबूतर नहीं था सर। आओ देखते हैं तुम्हारे विनय भैया कहाँ है। और हाँ, मुझे बिल्कुल ठीक से समझाना, हर चीज बिल्कुल डिटेल में। आराम से चलो और घबराना बिल्कुल भी मत। विनय भैया, विनय भैया। सर मुझे विनय भैया की काफी टेंशन हो रही है, और इस हवेली में तो दिन में भी काफी अंधेरा है। अंधेरा तो है। हाँ, तो ये है वो हवेली जिसके बारे में आज तक मैंने बहुत किस्से सुने हैं। सर ये सामने सीढ़ियां देख रहे हैं आप? विनय भैया यहीं से ऊपर गए थे, वो वहां तक, और मैं उनके पीछे भागा था,
और मैं जैसे ही सीढ़ियों पे गया तो वहाँ उनकी आवाज़ आई और मैं घबरा गया। भैया ऊपर से वहाँ से जैसे ही बाहर आए तो मैंने देखा कि उनके सर से बहुत सारा खून बह रहा था और उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो कुल्हाड़ी लिए मेरी ओर बढ़ने लगे। ऐसा लगा जैसे मुझे मारना चाहते हो। और फिर उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। मैं अपने आप को बचा के भागने लगा तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगे सीढ़ियों से और बस मैं किसी भी तरह जान बचा के भाग गया सर। ठीक से याद करो, तुमने इस हवेली में किसी और को देखा था यहां आते हुए या हवेली के आसपास? यहाँ आते हुए तो किसी को नहीं देखा था सर। और जब विनय भैया मेरी तरफ आ रहे थे तो तब भी उनके साथ कोई नहीं था। जिस आदमी के सर से इतना खून बह रहा हो वो किसी पे कैसे हमला कर सकता है? और हां, अगर वो इन सीढ़ियों से होके आया है तो इन सीढ़ियों पर खून के निशान क्यों नहीं है? पता नहीं सर, कुछ पता नहीं। आप मेरी बात पर यकीन करिए। नहीं केशव, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात थोड़ी अजीब लग रही है। वैसे तुम लोग यहीं हॉल में सोए थे ना? नहीं सर, हम यहाँ इस हॉल में नहीं, उस रूम में सोए थे सर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर। आइए सर, इधर आइए। हाँ, विनय भैया, ये आपको क्या हो गया? सर इन्हें देख के, विनय भैया को देख के क्या हुआ इनको? इनके सर से बहुत सारा खून बह रहा है सर। केशव पीछे हट जाओ। जस्ट टेक अ स्टेप बैक। आई सेड पीछे हट जाओ। गॉड, कितनी बेरहमी से मारा है इसे। इसके सर का आधा हिस्सा ही अलग कर दिया है और ये इतना सारा खून। इतनी बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है? मैंने अपने पूरी लाइफ में कभी कोई ऐसी लाश नहीं देखी। इसका पूरा बिस्तर खून से सना हुआ है। लगता है जब ये सो रहा था तब किसी ने इस पर हमला किया होगा। विनय भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है सर। मुझे इस हवेली में रुकना नहीं चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें यहाँ रुकना ही नहीं था। जब से उन्होंने इस हवेली को देखा था तब से वो परेशान थे। अगर मैंने उनकी बात सुनी होती तो शायद। बंद करो ये नाटक। बहुत कोशिश कर ली तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की। तुम ये बात शायद भूल गए केशव कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और तुम मुझसे सच छुपा नहीं सकते। अब मुझे सारी चीजें समझ में आने लगी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ अपने मुंह से बताओ। सर, मैं समझा नहीं। मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया। मैंने तो आपको सब कुछ ठीक ठीक वैसे ही बताया जैसे मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। मैं सब कुछ समझ चुका हूं केशव, इसीलिए अब यह नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तुमने विनय का खून किया और फिर इसके इल्जाम से बचने के लिए तुम अजीब अजीब बातें करके हवेली के भूतिया होने का नाटक कर रहे हो। तो अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि विनय का खून तुमने ही किया है। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं विनय भैया को क्यों मारूंगा? मेरी बात पर यकीन करिए। ये सब इस हवेली की वजह से हुआ है। वो कबूतर, वो आवाजें और यहाँ हो रही वो अजीब चीज। मैं लाख कोशिशों के बाद भी इंस्पेक्टर अखिलेंद्र केशव की बात पर यकीन नहीं कर सका। वो लाश की हालत देखकर कातिल की दरिंदगी का अंदाजा लगाने लगा। जिस तरह से विनय के सर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था, वो देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप सकती थी। अखिलेंद्र ने अपने बाकी कांस्टेबल्स को बुलाकर क्राइम स्पॉट पर रिपोर्ट करने से पहले उस हवेली को ठीक से देखने का फैसला किया, जिस पर केशव ने असल में घटी हुई घटना समझने की कोशिश की और हर तरह से अखिलेंद्र को अपनी बात पर यकीन दिलाना चाहा। पर अब शायद वो हवेली खुद चाहती थी कि पुलिस केशव की बातों पर यकीन करे। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करिए। मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। मैंने अपनी लाइफ में किसी पर हाथ तक नहीं उठाया।
मैं किसी को जान से कैसे मार सकता हूं? आप खुद सोचिए सर। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने तुम्हें मौका दिया है, पर तुमने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर मैं यकीन कर सकूं। अब चुपचाप यहां बैठो, मैं हवेली की पहली मंजिल पर होके आता हूं। और अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो तुम ये बात याद रखना कि ये होशियारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। सर मैं कहीं नहीं भागूंगा, पर मुझे इस हवेली में ऐसे अकेले मत छोड़िए। मैं आपके साथ चलता हूं। बड़ा डरपोक इंसान लगता है। उस हिसाब से तो ये इतना शातिर भी नहीं होगा कि किसी का खून कर सके। लेकिन अगर इसने खून नहीं किया तो किसने किया होगा? कौन मार सकता है विनय को, वो भी इतनी दरिंदगी से? सर आप क्या सोच रहे हैं? प्लीज मुझे यहां अकेले मत छोड़िए। ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। ठीक मेरे पीछे रहना और किसी भी जगह पर हाथ मत लगाना। और कोई भी अजीब चीज नजर आए तो पहले मुझे बताना, समझे? ठीक है सर। सर एक बात पूछ सकता हूं मैं आपसे? पूछो। क्या इस हवेली को देखकर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ काफी सालों से कोई नहीं आया? मेरा मतलब कि ये हवेली कुछ ज्यादा साफ नहीं लग रही आपको? जैसे इसे कोई साफ रखता हो, जैसे यहाँ कोई रहता हो। यहां पिछले 50-60 सालों से कोई नहीं रहता, पर तुम बात तो सही कर रहे हो। पता ना ये हवेली इतनी साफ कैसे है, कोई रीजन तो जरूर होगा। सर इधर आइए, इधर देखिए। आप ये निशान देख रहे हैं आप, कुल्हाड़ी का? वहीं पे विनय भैया ने मेरे ऊपर हमला किया था। मैं घबरा गया और उस हालत में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि विनय भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं। मैं बस अपने आप को बचाकर वहां से भागा। हाँ, इस पर खून के निशान भी है। जब विनय ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था तो क्या तुम्हें चोट लगी थी? नहीं सर, मैं सही वक्त पर खुद को बचा के भाग गया था। यानी ये खून विनय का ही है, और जिस कुल्हाड़ी से वो तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा था उसी कुल्हाड़ी से किसी ने उस पर हमला किया। क्या तुम मुझे एग्जैक्टली बता सकते हो कि विनय तुम्हारी तरफ कहां से और कैसे आया था? शायद हमें और कोई सबूत मिल सकता है। जी सर, मैं कोशिश करता हूं। इधर आइए। वो उस तरफ वो दरवाजा देख रहे हैं आप, जहां काफी अंधेरा है? वहां से बहुत जोर की चिल्लाने की आवाज आई, तो मैं इन सीढ़ियों से ऊपर आया भागते हुए। और जब तक मैं यहां पहुंचा तो देखा उस दरवाजे से विनय भैया अंधेरे में चलते हुए नजर आने लगे, जैसे उनकी छाया चल रही हो। जब वो थोड़ा रोशनी में आए तब मुझे पता चला कि अपने राइट हैंड में कुल्हाड़ी लेकर मेरी तरफ ही आ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। मैं बहुत घबरा गया था सर, उनको ऐसे देख के। जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा उनके सर से बहुत सारा खून बह रहा है। मैं तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन वो मुझे मारने आ रहे थे। अच्छा, तो वो इस लॉबी से भागते हुए आया और तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। अच्छा, क्या तुम ये याद कर सकते हो कि तुमने उस वक्त विनय के अलावा किसी को उस लॉबी से बाहर निकलते हुए देखा था, या किसी की झलक देखी हो? नहीं सर, काफी अंधेरा था, ऐसा कुछ दिखा ही नहीं था मुझे। और ऊपर से मैं इतना घबराया हुआ था तो मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलो इस लॉबी में चल के देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर जरूर कोई सबूत मिल सकता है। उफ, इतनी अजीब स्मेल है ये। पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ी है ये हवेली, और यहां बिना टॉर्च के कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। संभल के चलना केशव, किसी चीज से टकराना मत। सर जरा यहाँ लाइट डालिए। मेरे पैर में कुछ महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ तुम्हें केशव? दिखाओ। कहां पे? ओह वाह, यहां पे भी खून के निशान। इसका मतलब है विनय के सर पर इसी जगह पर हमला हुआ था।
कितनी अजीब बात है, इतनी गहरी चोट लगने के बाद कोई चल के वहां कैसे जा सकता है? अगर केशव की बताई हुई कहानी सच है तो यहां मुझे जरूर कोई सबूत मिलेगा। केशव रुको, इस जगह को ठीक से देखते हैं। तुम मेरे साथ चलना, ठीक मेरे पीछे। सर अंदर बहुत अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास टॉर्च है, तुम घबराओ मत, बस मेरे साथ चलो। इस टॉर्च को क्या हो रहा है? इसकी लाइट कम क्यों हो रही है? सर सब ठीक तो है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम वापस चलते हैं ना, मुझे लगता है कि टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई है, हमें नई बैटरी लानी होंगी। ये बैटरीज फुल्ली चार्ज्ड है, पता नहीं इस टॉर्च को क्या हुआ है। मुझे लगता है हमें अभी यहां से जाना चाहिए। यहां कुछ बहुत अजीब है जो मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा हो, अंधेरे की ओर, कोई ऐसा जिसे मैं नहीं देख पा रहा था। मुझे लगता है कि तुम सच कह रहे हो, इस हवेली में कुछ तो अजीब है। राजस्थान पुलिस के इंस्पेक्टर अखिलेंद्र प्रताप सिंह को अब केशव की बातों पर यकीन होने लगा था। अपने इस अनुभव के बारे में अखिलेंद्र थोड़ा परेशान हो गया और केशव उसकी इस हालत को देखकर और घबरा गया। वो दोनों अब ये बात जानते थे कि वो पहली मंजिल की लॉबी आधी रात को घने अंधेरे में जाने लायक नहीं है, तो उन दोनों ने उस लॉबी में दोबारा जाने के लिए सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया। सर ये देखिए, कमाल है, आपका टॉर्च बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब तो हम उस लॉबी से जैसे ही बाहर आए ये टॉर्च खुद ब खुद ठीक हो गया। मैंने आपसे कहा था सर, इस हवेली में बड़ी अजीब अजीब चीजें होती है। क्या आपको अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? क्या आपको अभी भी लगता है कि मैंने विनय भैया का खून किया है? ऐसा नहीं है केशव, तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये सारे एक्सपीरियंसेस काफी नहीं है कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि ये खून तुमने नहीं किसी और ने किए है। अगर तुम चाहते हो कि तुम इस केस से बचो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ताकि मैं इस केस की जड़ तक जाकर यह पता लगा सकूं कि इन सब के पीछे कौन है, कोई इंसान है या कोई आत्मा। सर मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज विनय भैया के कातिल को ढूंढ लीजिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। मेरे विनय भैया की कोई गलती नहीं है, और अगर वो विनय भैया का खूनी नहीं मिला तो सबको यही लगेगा कि ये सब मैंने। केशव और इंस्पेक्टर अखिलेंद्र रात भर उस भूतिया हवेली के हॉल में आग सेकते हुए बैठे रहे। बीती रात हुए किस्से को याद करके दोनों ही चौकन्ने होकर घड़ी की ओर देखते हुए सुबह की रोशनी का इंतजार कर रहे थे। शायद अब तक दोनों ये समझ चुके थे कि इस हवेली में इस केस को सुलझाने के लिए इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ने वाली है। सर विनय भैया को विस्की बहुत पसंद थी। अब ये उनके किसी काम की नहीं है। बाहर बहुत ठंड है, अगर आप चाहें तो ये पी सकते हैं। हाँ यार, बहुत ठंड हो रही है, इससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। तुम्हारे पास ग्लास या पानी तो नहीं होगा? रुको, मैं गाड़ी में देख कर आता हूं। क्या देख रहे हो केशव? ऐसा क्या नजर आ गया तुम्हें इस हवेली में? कुछ नहीं सर, ये पेंटिंग देखी आपने? कितनी पुरानी और खूबसूरत है। क्या आप इस तस्वीर के बारे में कुछ जानते हैं? ये किसकी तस्वीर है? मैंने सुना है ये इस हवेली की आखिरी महारानी मधुमती की तस्वीर है। कहते हैं ये इस हवेली में रहने वाली आखिरी महारानी थी। इनके साथ इनकी 3 बहनें भी रहती थी और कुछ लोग देखभाल करने के लिए
इस हवेली में उनके साथ रहते थे। आखिरी महारानी? अजीब बात है, उनके पूरे परिवार में कोई नहीं था जो इस हवेली में रहता हो। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर जितना आसपास के गांव वालों से सुना है उस हिसाब से रानी मधुमती की हमीरपुर राज्य के राजकुमार से शादी हुई थी और उसके बाद रानी ये हवेली छोड़कर चली गई। सर, ये बात आपको अजीब नहीं लगती? मैंने हमेशा कहानियों और फिल्मों में देखा है कि ज्यादातर ऐसी हवेलियों में राजा महाराजा की तस्वीरें होती है और इस हवेली में सिर्फ एक पेंटिंग, वो भी रानी मधुमती की, और उनकी बाकी 3 बहनें, उनकी तस्वीर क्यों नहीं है? उनका क्या हुआ? उनकी बहनों के बारे में कोई नहीं जानता था। सुना है कि उन तीनों बहनों को किसी ने असल जिंदगी में देखा ही नहीं था। न जाने इसकी क्या वजह थी, पर हाँ, उन तीनों की जो कुछ जरूरतें थी वो घर की नौकरानियां पूरा कर देती थी। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि उन तीनों बहनों का क्या हुआ। सर, कोई तो रास्ता होगा ये जानने का कि क्या है इस हवेली में जो हम सबको इतना परेशान कर रहा है। क्या वो एक भूत है या कोई आत्मा या कोई इंसान? अच्छा, क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास करते हैं? सर, हो सकता है इस घर में किसी की आत्मा हो जो हम सबको परेशान कर रही है। नहीं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। यह सिर्फ एक तरीका है लोगों को भटकाने का, और यह बकवास मैं सालों से सुनता आ रहा हूं। आसपास के गांव वाले कई बार इस हवेली से जुड़ी बातें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर चुके हैं। न जाने कितने लोग इस हवेली की भूतिया होने का फायदा उठा के मासूम लोगों को फंसाते रहते हैं और उनके साथ लूटपाट और न जाने क्या क्या करते हैं। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि इन सब के पीछे कौन है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि इतना कुछ जानने के बाद भी कुछ ऐसा है जो इस हवेली के बारे में मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तुम इतना मत सोचो। ऐसा करो कि थोड़ी देर के लिए सो जाओ, कुछ घंटों में सुबह हो जाएगी, तब हम फर्स्ट फ्लोर पर जाकर देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहां हमें जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो हमारे इन सवालों का जवाब दे सकेगा। कुछ 100 साल पहले इस हवेली में रानी मधुमती रहा करती थी। कहते हैं कि रानी मधुमती के अलावा इस हवेली में रहने वाला हर इंसान दुनिया से कटा रहता था। यानी रानी मधुमती की 3 बहनों को किसी ने नहीं देखा था। रानी मधुमती के पिता महाराजा पुखराज इस बात से काफी परेशान थे कि उनके मरने के बाद ऐसा कोई नहीं था जो उनकी हवेली और उनके बेटियों की सभी जिम्मेदारी ले सके। और इसी दुख में महाराजा की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि रानी मधुमती की शादी होने तक किसी की भी नजर उनकी 3 बेटियों पर ना पड़े। तो रानी की सुनते सुनते केशव की आंख लग गई और जब सुबह हुई तो इंस्पेक्टर अखिलेंद्र ने उसे जगाया। केशव, केशव, उठो, सुबह हो गई है। हमें हवेली की पहली मंजिल पर जाना है। जी सर। सुबह हो गई। चलिए सर, चलते हैं। सर, यहाँ दिन के हिसाब से रोशनी थोड़ी कम नहीं लग रही है आपको? हाँ, रात के अंधेरे से तो थोड़ा बेहतर ही है। सर, मुझे आगे चलने में बहुत डर लग रहा है। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूं केशव, घबराओ मत। मेरे हाथ में गन है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सर, ये दरवाजा देखिए, कल रात को ये बंद था, अभी खुला है। धीरे बोलो, हो सकता है अंदर अभी कोई हो। तुम इधर आ जाओ, मुझे आगे जाने दो। यहां तो कोई नहीं है, पर इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यह जगह काफी सालों से खाली है। सर, ये देख के तो ऐसा लगता है जैसे ये इस हवेली का डाइनिंग एरिया हो।
शायद आखिरी बार यहाँ रानी मधुमती ने डिनर किया हो अपनी बहनों के साथ। नहीं केशव, ध्यान से देखो इस टेबल पर और इस कमरे में पड़ी हर चीज पर गौर करो। ना धूल है ना मिट्टी, जैसे यहां आज भी कोई आकर खाना खा के गया हो। बिल्कुल साफ और फ्रेश। सो स्ट्रेंज। हाँ सर, मैं समझा नहीं। क्या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ आज कोई खाना खा के गया है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस भूतिया हवेली में कोई रहता है? इम्पॉसिबल सर। अगर कोई होता तो हमें 2 दिन में पता चल जाता। केशव, तुम मेरी बात। बाबा, मैं इंस्पेक्टर अखिलेंद्र प्रताप सिंह हूं। मैं सीहोर थाने से आया हूं। एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करने आया हूं। आओ बैठो, बताओ क्या पूछना है तुम्हें इस बूढ़े से। और ये लड़का कौन है? बाबा, मेरा नाम केशव है। तुम भी बैठो बैठो बेटा। तुम तो पुलिस वाले नहीं लगते। पानी पियोगे? बाबा, कुछ जरूरी बातें पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो थानेदार, पूछो। वैसे भी पुलिस वालों से कम ही बात होती है मेरी। आज इतने दिनों बाद मौका मिला है, वरना तो पुलिस वालों के रजिस्टर में मुझे हमेशा ढोंगी बाबा ही माना है। क्या आप जंगल के बीचों बीच बसे हुए हवेली के बारे में कुछ जानते हो? रानी मधुमती की हवेली के बारे में? क्या कहा तुमने? रानी मधुमती? मैं उस हवेली के बारे में कुछ नहीं जानता। ना मैं कुछ नहीं जानता। बाबा, क्या हुआ आपको? इतना घबरा क्यों गए? आपको देखकर ऐसा तो लगता नहीं कि आप उस हवेली के बारे में कुछ जानते नहीं। देखो बाबा, आपको हमारी मदद करनी होगी। उस हवेली में कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही है और परसों उस हवेली में एक लड़के का खून हुआ है। क्या आप सच में इस हवेली के बारे में कुछ नहीं जानते? क्या आप काम नहीं करते थे उस रानी मधुमती के लिए? ना, मैं कुछ नहीं बता सकता। जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ। मेरा तुम लोगों को कुछ न बताना ही बेहतर होगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम लोग भाई, जाओ। क्यों चले जाए बाबा? क्या होगा अगर आपने हमें बता दिया तो? क्या होगा? किससे डर रहे हैं आप? बताओ। अरे बूढ़े आदमी को अपनी जान पता है, शैतानी ताकत। जोशी बाबा की मौत ने अखिलेंद्र प्रताप सिंह और केशव के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। दरअसल अब तक पुलिस ऑफिसर अखिलेंद्र ने अंधविश्वास के नाम पर अपने अनुभव को अनदेखा कर दिया था, पर जो उसके और केशव के सामने जोशी बाबा के साथ हुआ वो अनदेखा करने लायक नहीं था। और अब यह सोच के उन दोनों के होश उड़ गए थे कि आखिर उस हवेली में कौन है जो बरसों से मासूमों की जान ले रहा है। और जोशी बाबा की अधूरी बातों ने उन दोनों को और उलझा दिया था। उन्हें शैतानी कड़े का चक्कर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तो अब उन्हें उस हवेली का इतिहास जानना था, क्योंकि अब हवेली का इतिहास ही हवेली के रहस्य से पर्दा उठा सकता था। सर, इतनी तेज क्यों ड्राइव कर रहे हैं? सर, आप ऐसे तो मुझे भी मार देंगे। विनय भैया भी मर गए और
और जोशी बाबा भी मर गए। उन्होंने बोला था वो आत्मा बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकती है सर। जैसे उसने विनय भैया को मारा वैसे उसने जोशी बाबा को भी मार दिया और अब मैं आपकी वजह से मरूंगा। शट अप। तुम चुप करोगे या तुम्हें मैं गोली से उड़ा दूं? ये क्या आत्माओं का नाटक लगा रखा है? मैंने कहा ना, ये सब कुछ ढोंगी है। मुझे सिर्फ उस बाबा से यह जानना था कि उस हवेली में उन तीनों बहनों का क्या हुआ। और जहां तक बात जोशी बाबा के मरने की है, तो जोशी बाबा ने अपने घर में अंगीठी जला रखी थी और जंगल में सांप को गर्म जगह की तलाश होती है। बाबा ने भूल से उस सांप को पकड़ लिया होगा और सांप ने उस बाबा को काट लिया। और इसके अलावा कोई वजह नहीं है उस जोशी बाबा के मरने की। और तुम्हें मुझसे डर है कि तुम मेरी वजह से मरोगे। तो लगता है तुम ये भूल गए हो कि तुम अभी तक विनय के खून के संदिग्ध हो और मेरी ये कोशिश तुम्हें बचाने की है। अगर मुझे तुम्हें फंसाना होता तो तुम अभी तक पुलिस लॉकअप में होते, समझे? इतने दिनों से मैं इस हवेली में सिर्फ इस केस की तह तक जाने की कोशिश में हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक गलती की वजह से किसी बेकसूर को सजा मिले। सर, मेरा वो मतलब नहीं था सर। आई एम सॉरी, ऐसा मत सोचिए प्लीज सर। मैं बस डरा हुआ था सर। सर आप बुरा मान गया क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा सर, मैं यही हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि विनय भैया को इंसाफ मिले। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। केशव, मुझे लगता है कि तुम थक चुके हो। तुम पिछले 2 दिन से सोए भी नहीं हो, तो कुछ देर के लिए सो जाओ। मैं रात को जागना चाहता हूं। अगर जोशी बाबा को सही में किसी ने मारा है तो जरूर इस हवेली में भी कुछ हो सकता है। और मुझे लगता है कि शायद आज रात को हमें कुछ और सबूत मिल सकते हैं जो हमें यह बता सके कि विनय का खून किसने किया था। अखिलेंद्र की बातें सुनकर केशव सोने चला गया, ठीक वहीं जहां विनय और केशव उस हवेली में पहली रात सोए थे। केशव 2 दिन से सोए बिना इतना थक चुका था कि वो ये बात भूल गया कि हवेली के उस कमरे में उसके दोस्त का खून हुआ था। जबकि अखिलेंद्र कुछ देर केशव को देखता रहा और मन ही मन जोशी बाबा की बताई हुई हर बात पर ध्यान से सोचने लगा। उसको अभी भी यही लगता था कि इन सब चीजों के पीछे कोई आत्मा नहीं है। वो ध्यान से हवेली को अपनी निगरानी में रखकर इस केस को समझने की कोशिश कर रहा था। पर कुछ देर में कुछ ऐसा हुआ कि अखिलेंद्र केशव को सोते हुए देखकर भाग गया। केशव से दूर कहीं हवेली के किसी कोने में केशव सिर्फ सो नहीं रहा था, वो नींद में बातें कर रहा था। विनय भैया, आपको क्या हुआ? किसने मारा आपको? मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं नहीं मरना चाहता। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मैं अपने आप को कहाँ ले जा रहा हूँ? मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना है। बचाओ, बचाओ। सर, अखिलेंद्र सर, कहाँ गए सर आप? सर, 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 मैं मर जाऊंगा सर। सर, मुझे कोई खींच रहा है सर, रोको, बचाओ। लगता है पुलिस ऑफिसर भी डर के भाग गया। मैंने इस पर कितना भरोसा किया था। अब लगता है विनय भैया की तरह मैं भी मारा जाऊंगा। मेरा पूरा शरीर मेरे काबू से बाहर जा चुका है। हे भगवान, कौन मुझे ऐसे अपनी तरफ खींच रहा है? काश मैं यहाँ से पहले ही भाग गया होता तो आज मेरी जान बच जाती। ये कौन है? एक बूढ़ी औरत।
ये मेरी तरफ क्यों आ रही? हाँ, क्या ये भूत है? क्या ये मुझे मार देगी? क्या यही वो चुड़ैल है? केशव, उसको पकड़। तुझे गलती से गोली लग गई। तू यही बैठ, मैं उस बुढ़िया को पकड़ता हूं। सर आपने भी उसे देखा? वो जिंदा है। वो मुझे मारना चाहती थी। प्लीज उसे पकड़ लो। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, पता नहीं इसके अंदर कैसे गई। टॉर्च। सर ये कैसी आवाज थी? मैं गवाही के लिए। आखिर अंधविश्वास और भूतिया किस्सों को ठुकराते हुए पुलिस ऑफिसर अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने इस केस की जड़ तक का सफर तय कर ही लिया। उसने केशव का सहारा लेकर अखिलेंद्र ने इस हवेली में छुपी रानी मधुमती की सौतेली बहन चंदा का पर्दाफाश कर दिया। चंदा अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए इस हवेली की महारानी बनना चाहती थी, लेकिन इस कोशिश में उसने ना जाने कितने मासूमों का खून किया। पर आखिरकार विनय के खूनी को तलाशने की कोशिश में अखिलेंद्र ने जिस तरह उन मासूम लोगों की हवेली से अचानक गायब हो जाने के रहस्य का पर्दाफाश किया, वो काबिल तारीफ था।